आइए आज आप लोगों की सेवा में राधे कैसेट स्टूडियो के माध्यम से आनंद राज हरदोई चैनल के सौजन्य से भारत का संविधान कथा भाग नंबर 7, जिसके 6 भाग आप लोग पहले सुन चुके हैं। भारतीय संविधान जो अनुच्छेद हैं, जो हम आपको सरल भाषा और संगीत के माध्यम से 6 भाग में सुना चुका हूं। आइए आप लोग अनुच्छेद जो 213 तक सुन चुके हैं, अनुच्छेद नंबर 214 से आप लोग आगे भाग नंबर 7 को सुनेंगे। संविधान सबको स्वतंत्रता, समानता, आजादी दे रहा है। हमारे देश का संविधान बड़ा सुंदर है। आइए गौर करिए कि आप लोग सुनेंगे भारतीय संविधान कथा भाग नंबर 7 कि इस देश का प्यारा संविधान कितना सुंदर मेरे भाई। इस देश का प्यारा संविधान कितना सुंदर मेरे भाई। राधे कैसेट के माध्यम से संविधान की महिमा है गाई। याद रखिए भाइयों, इस देश का संविधान क्या कह रहा है कि संविधान कथा भाग नंबर 7 आप लोग सुन रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि हर राज्य में न्याय हेतु एक उच्च न्यायालय होगा और जिसमें जनता की खातिर न्याय का द्वार खुला होगा। अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य में न्याय करने हेतु एक न्यायालय होगा और जिससे जनता जो देश की है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, तो जनता को न्याय कैसे मिले, इसके लिए हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, जिसको हम पढ़े लिखे लोग हाई कोर्ट कहते हैं। इस संविधान के भीतर हमारे व्यवस्था है। अब संविधान का अनुच्छेद 217 क्या कहता है? ये राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में आप लोग सुन रहे हैं कि 10 बरस का न्याय का हो अनुभव, या तो हो वकील, हाई कोर्ट का जज बने जो होवे काबिल। तो हाई कोर्ट होगा हर राज्य में और उस हाई कोर्ट में एक हाई कोर्ट का जज होगा। तो जज कौन बनेगा? अब पढ़ने लिखने वाले प्रतियोगी छात्रों से प्रश्न पूछा जाता परीक्षाओं में कि हाई कोर्ट का जज कौन बन सकता है? या तो हाई कोर्ट का 10 साल का अनुभव प्राप्त कोई वकील हो बड़ा, वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। अब हाई कोर्ट के जज का चयन कौन करेगा, चुनाव कौन करेगा, वो जज बनेगा कैसे? राष्ट्रपति करी हैं चयन, जज की करई नियुक्ति, 62 साल जब पूरे होवे तब होवई पद मुक्ति। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जज का चयन करेगा। ये संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है 62 साल होने पर सेवा मुक्ति यानी रिटायर होगा। आइए 219 संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है कि न्यायाधीश लेंगे शपथ राज्यपाल के साथ। सब लोगों को देंगे न्याय बिना किए पक्षपात। ये संविधान भारत का कह रहा है। संविधान का अनुच्छेद 219 कह रहा है कि न्यायाधीश लेंगे शपथ राज्यपाल के साथ और सब लोगों को न्याय देंगे किए बिना पक्षपात। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर,
लिंग के आधार पर इस देश का संविधान कहता है किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से न्याय दिया जाएगा। सम्मानित साथियों, लेकिन हमारे देश में बहुधा हम लोगों ने देखा, आपने देखा, अखबारों में पढ़ते हैं, हम लोग मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि देश के हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं। आजादी के 75 साल के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। गौर करिए कि छोटे न्यायालयों पर होगी हाई कोर्ट की देखो निगरानी। नियम पूर्वक कार्य करें ये सभी, कोई न करेगा मनमानी। संविधान का अनुच्छेद 233 क्या कहता है कि जो छोटे न्यायालय यानी जिला स्तर पर जब कोई हमारा मुकदमा होता है तो उनके ऊपर हाईकोर्ट निगरानी करेगा और नियम पूर्वक सारे लोग कार्य करेंगे, इस देश का संविधान कहता है। इसलिए मैं पूर्व के भागों में कह चुका हूं कि इस देश के संविधान के मुताबिक अगर इस देश को चलाया जाए तो यह देश पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है। गौर करिए भाइयों। और 233 अनुच्छेद क्या कहता है कि जिला जजों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, इससे संबंधित कोई सलाह हाई कोर्ट द्वारा होगी। जिला पर जो जज रहते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, यानी उनको कौन नियुक्त करेगा जिला पर, तो राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा जिला के जजों की नियुक्ति होगी और हाई कोर्ट उसके लिए सलाह देगा। 233 अनुच्छेद क्या कह रहा है कि कौन जिला का जज कौन बनेगा। आपने अभी सुना हाई कोर्ट का जज कैसे बनेगा, कौन उसको नियुक्त करेगा। अब जिले का जज कौन बनेगा, संविधान कहता है। संविधान बड़ा जरूरी है। संविधान पढ़ना क्यों जरूरी है कि 7 वर्ष वकालत वाला और जिला जज बनी है रखवाला। जिले का जज कौन बनेगा, इस देश का संविधान कहता, भारतीय संविधान कहता है क्या, 7 वर्ष वकालत वाला जिला जज बनी है रखवाला। बहुत सुंदर। अन्य न्याय पद के जो हेतु लोक सेवा आयोग है सेतु। जिला का जज कौन बनेगा, कौन बैठ के जिले में फैसले सुनाएगा, 7 वर्ष जिसने वकालत किया हो, 7 वर्ष वकालत करने का जिसके पास अनुभव हो, वो जिले का जज बनने के पात्र है। अगर 7 वर्ष वकालत नहीं किया है, अनुभव नहीं है, और वो चाहे कि हम जो है एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो हम जज बन जाएंगे जिले के, ऐसा नहीं हो सकता। संविधान में नियम है, प्रावधान है, जिसको आपको पालन करना पड़ेगा। यह अनुच्छेद 233 कहता है। ये भारतीय संविधान को हम आपको सुना रहा हूं। अब संघ के राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 संविधान क्या कहता है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासक होंगे जिम्मेदार, चाहे हो दमन दीव या अंडमान और निकोबार। संघ के राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासक जिम्मेदार होंगे जो दमन दीव, अंडमान और निकोबार हैं, उनके लिए। 239 का
संविधान अनुच्छेद 239 का खंड का क्या कहता है? राजधानी दिल्ली में है उपराज्यपाल का शासन, यहां विधानसभा भी है जहां जनता करती निर्वाचन। साथियों, अब हमारे देश की जो पंचायतें हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे, 243 अनुच्छेद संविधान का खंड खा क्या कहता है कि तेजी से हो सबका विकास और होगा जनता का शासन, और इसके लिए करना होगा गांवों में पंचायत शासन। इसके लिए करना होगा गांवों में पंचायत शासन। संविधान का अनुच्छेद 243 खंड खा कहता है कि गांव में जो लोग रह रहे हैं, जिनको देश का अंतिम व्यक्ति माना जाता है, वहां का विकास कैसे हो, वहां विकास कैसे पहुंचेगा, केंद्र से राज्य से जो विकास आएगा वो गांव तक कैसे पहुंचेगा। तो इसके लिए गांव में बनाई गई पंचायत, जिसको हम लोग जानते हैं आम भाषा में, पढ़े लिखे बिना पढ़े सभी लोग जानते हैं, जिसको कहते हैं ग्राम पंचायत। आइए गौर करिए। तो गांव में पंचायत का शासन है। 243 का खंड गा और घा क्या कहता है? ग्राम सभा में हो पंचायत हो और हो जिला परिषद, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु होंगे आरक्षित देखो पद। हम लोग, जैसे मैं बता रहा हूं कि हम लोग एससी में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षित पद, जिसको कहते हैं सुरक्षित सीट यानी रिजर्व सीट, और गांव देहात में लोग आज भी जिसको जानते हैं, कहते हैं अब की आएगी हरिजन सीट। तो ये आरक्षित सीट की व्यवस्था जो संविधान के भीतर है कि ये हजारों वर्ष से दबे हुए लोग रहे हैं, अधिकार वंचित लोग रहे हैं, तो इनको बढ़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, जिसके तहत आरक्षित सीटें आज भी है। संविधान का अनुच्छेद 243 क्या कहता है कि महिलाएं भी समाज की हैं महत्वपूर्ण इकाई, उनके लिए आरक्षित हो अध्यक्ष पद 1/3। अध्यक्ष के जो पद हैं वो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित रहेंगे। ये भारत का संविधान कहता है, जिसको मैं लगातार बताता हूं कि हमारे समाज की जो अनुसूचित जाति की जनजाति की महिलाएं हैं, उनको इस देश के संविधान ने बड़ा आगे बढ़ाने का काम किया है, और संविधान के द्वारा आज देश की महिलाएं हर वर्ग, हर विभाग, हर क्षेत्र में उन्नति के द्वार पर पहुंची हैं। इस देश के संविधान का चमत्कार है, इस देश के संविधान के द्वारा बढ़ी है। 243 खंड छा क्या कहता है कि राज्य पंचायतों को देंगे शक्ति और अधिकार, विकास हो न्याय मिले हो जनता का उपकार। राज्य जो है, उत्तर प्रदेश में जो पंचायतें हैं, बिहार में जो पंचायतें हैं, अन्य प्रदेशों में जो पंचायतें हैं, उनको राज्य जो है पंचायतों को शक्ति और अधिकार देगा, जिससे पंचायत के लोगों का विकास हो, माने गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति का विकास हो। इस देश के संविधान की सोच है, ये संविधान निर्माता की सोच थी। 243 खंड जा क्या कहता है? पंचायत कर सकती है टैक्स वसूली काम, खर्चा पूर्ति के लिए राज्य भी दे अनुदान। पंचायत टैक्स वसूलेगी और खर्चा पूर्ति करने के लिए पंचायत का राज्य उनको अनुदान देगा, माने सहयोग देगा। ये हमारे देश के संविधान में व्यवस्था है। संविधान का अनुच्छेद 243 क्या कहता है? प्रत्येक 5 साल में पंचायत का निर्वाचन होगा, राज्य चुनाव आयोग करे इन सबका संचालन होगा। चुनाव आयोग जो है वो 5 वर्ष के अंतर पर पंचायत में चुनाव कराएगा। ये हमारे देश के भीतर संविधान की व्यवस्था है। ये भारतीय संविधान को हम आपको सुना रहा हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग दे रहे रामवरण बाबूजी शंखवार,
जो कानपुर की धरती से, देवेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस से, तमाम लोगों का अपार जो सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। संविधान के भीतर ये तो पंचायतें कैसे गठित होंगी, कैसे पंचायतों का काम होगा। अब नगर पालिका, जो नगर पालिका क्षेत्र में लोग आते हैं, तो नगर पालिका के बारे में इस देश के संविधान के बारे में क्या लिखा हुआ है, गौर करिए। शहरों में नगर पालिका है पंचायत का दूसरा रूप, वार्ड और उसकी समितियों में जैसा होगा प्रारूप। जैसे गांव में पंचायत, उसी तरह जो शहर के क्षेत्र हैं, जिसको कहते हैं शहरी क्षेत्र, तो वहां पर नगर पालिका है। नगर पालिका में वार्ड है और वार्ड में समितियां हैं, जिनमें सभासद नामित होते हैं, जिनका एक अध्यक्ष होता है नगर पालिका का। तो इस तरीके से वहां पर नगर पालिका शहरों में काम करेगी, गांव में पंचायत काम करेगी। ये हमारे देश का संविधान 243 कहता है। था, दा और धा खंड जो है इस संविधान का अनुच्छेद 243 का कहता है। 243 का खंड ना और भा क्या कहता है, आइए गौर करिए। तो नगर पालिका में भी आरक्षण होगा। कैसे कि महिला कमजोर वर्गों का और आरक्षण देखो करना होगा। महिला कमजोर वर्गों का आरक्षण ये करना होगा। योजना लागू करने को कर भी वसूल करना होगा। जो महिलाएं हैं और जो कमजोर वर्ग हैं, उनको आरक्षण देना होगा। योजना लागू करने के लिए कर यानी टैक्स भी लेना पड़ेगा। जैसे जानते हैं लोग, नगर पालिका के अंतर्गत गांव में हमने मकान बना लिया, कोई टैक्स नहीं पड़ता, कोई कर नहीं देना पड़ता। चाहे एक मकान बनाइए, 2 जगह बना लीजिए, जमीन का जो है ले लिया, 3 जगह मकान बना लीजिए गाँव, आपको कोई टैक्स नहीं देना है, सरकार को आपको कोई कर नहीं देना है। लेकिन नगर पालिका में जब आप मकान बनाते हैं तो आपको वहां पर हाउस टैक्स देना पड़ता है। घर आपका है, बनाया आपने है, लेकिन रहने के लिए आपको घर का टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, जिसके द्वारा नगर पालिका का विकास होता है, यानी नगर का विकास होगा। ये हमारे देश का संविधान कहता है। संविधान का अनुच्छेद 243 तथा बाग क्या कहता है? महानगर क्षेत्र में आबादी होगी 10 लाख से भी ज्यादा, मेयर प्रमुख कहलाता है, जिम्मेवारी भी होगी ज्यादा। पहली हो गई गांव में पंचायत, दूसरी हो गई शहर में नगर पालिका, तीसरी महानगर जो है, जो महानगर हैं, जैसे लखनऊ है, दिल्ली है, ये महानगर हैं। तो महानगर कब बनेगा? जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा होगी वो महानगर कहलाएगा। और वहां का जो प्रमुख है, जैसे गांव में पंचायत में होता है प्रमुख प्रधान, उसी तरह नगर पालिका में होता है नगर पालिका का अध्यक्ष। उसी तरह महानगर में जो चुना जाएगा उसको क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। आइए गौर करिए। सहकारी समितियां, संविधान का भाग क्या कहता है? 243, लोग बना सकते हैं अपनी एक सहकारी समिति, बोर्ड करेगा संचालन, बेहतर होगी आर्थिक स्थिति। इस तरह से आप लोग इस भारतीय संविधान कथा भाग नंबर 7 को सुन रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र जो हैं उनका कैसे विकास होगा, इन जातियों का, इन वर्गों का उत्थान कैसे होगा, संविधान का अनुच्छेद 244 क्या कहता है? आइए गौर करिए। SC ST का विकास कैसे होगा? ST लोगों के विकास का है विशेष प्राविधान, अनुसूचित क्षेत्रों का भी करना होगा ध्यान। ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको हम लोग कहते हैं जनजाति। जनजाति के विकास का है विशेष प्राविधान, अनुसूचित क्षेत्रों का भी करना होगा ध्यान।
इस देश का संविधान कहता है जो राज्य की सरकारें हैं, केंद्र की सरकारें हैं, जो नगर पालिका है, पंचायत है, इन सबको एसटी के लोगों का, एससी के लोगों का ध्यान देना होगा। इनकी भलाई के लिए विशेष योजनाएं भारत की सरकार के द्वारा चलाई जाएंगी। 244 अनुच्छेद 5वीं अनुसूची क्या कहती है कि जनजातियों के लिए एक सलाहकार परिषद होगी, एक सलाहकार परिषद होगी, जिससे उनके प्रशासन की और नीति वहां निर्गत होगी। जनजातियों के लिए एक सलाहकार परिषद होगी, जिससे प्रशासन के लोग वहां पर नीतियां बनाएंगे उनकी भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए। 5वीं अनुसूची संविधान की क्या कहती है 244, गौर करिए। काम हुआ नहीं हुआ इसका ध्यान कौन देगा? पता चला कोई योजना आई, अधिकारी लापरवाही कर रहे तो उसके लिए राज्यपाल, गवर्नर उनकी देखरेख करेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति की लोगों की भलाई के लिए जो योजनाएं आई हैं वो उन तक पहुंची है या नहीं पहुंची। उनके कल्याण कार्यों पर राज्यपाल रखेंगे निगरानी, भूमि उनकी रहे सुरक्षित, साहूकार न करिए मनमानी। पुराने समय में तमाम हमारे बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, उस समय शिक्षा थी समाज में, तो हमारे पुरखों के यहाँ मालूम रहा है कि 100 कई जीरो लगत, 1000 कई जीरो लगत, 10 कई जीरो लगत। तो पता चला रुपया लिया, 100 लिखे बैठे 1000, फिर क्या किया, कहने 5 बीघा टुकड़ा नाम करा दो, जिसको कहते थे सूदखोरी, साहूकारी, जमींदारी। तो वो ऐसा अब कोई न कर सके, अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनें सुरक्षित रहें। आप सभी तमाम लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति की जमीन है तो सामान्य का व्यक्ति नहीं ले सकता है। तो ये क्यों बनाया गया, ये सुरक्षा का दायरा घेरा क्यों बनाया गया? ताकि आप हर तरीके से सुरक्षित रहे। इतना बेहतरीन इस देश के संविधान में व्यवस्था की गई है। तो 5वीं अनुसूची क्या कहती है इस संविधान की 244 अनुच्छेद आप सुन रहे हैं संविधान का। राज्य उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, शांति सुरक्षा कानूनों में बदली भी कर सकते हैं। 244 संविधान का अनुच्छेद 6ठी अनुसूची। असम राज्य में होंगे स्वशासी जिला और प्रदेश, लागू नहीं होंगे उन पर राज्य सरकार के निर्देश। असम जो है वहाँ पर उनका अपना कानून होगा। असम जो प्रदेश हमारे देश का है और वहाँ पर राज्य सरकार के कोई निर्देश काम नहीं करेंगे। 244 छठी अनुसूची, 9 अनुसूची हमारे देश के संविधान में मूल रूप से है। 6ठी अनुसूची में जल, जंगल, जमीन, ये जनजाति के जो हमारे भाई हैं, एसटी के जो लोग हैं, उनका उनसे बड़ा संबंध है। आज भी वो कबीलों में रह रहे हैं तमाम जगह इस विकास वाले समाज से दूर। तो कवि ने लिखा है क्या, इस देश के संविधान में उल्लिखित है कि जल, जंगल और जनजाति का गहरा है संबंध, और संतुलन कैसे रखें इसका सही प्रबंध हो। क्या बात, जंगल और जनजाति में गहरा है संबंध, संतुलन कैसे रखें इसका सही प्रबंध हो। जंगल और जनजाति इनका बहुत बड़ा गहरा संबंध है।
इनके बीच में संतुलन कैसे रखा जाए, इसका सही प्रबंध करने की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है। जैसा अभी तमाम आप लोगों ने सुना कि आदिवासियों के घर उजाड़े गए, तमाम जंगल काटे गए, तो इस तरीके से ये संविधान का उल्लंघन है। सम्मानित साथियों, जितना लोग संविधान को पढ़ेंगे, लिखेंगे, जानेंगे, उतना इस देश के लोग जागरूक बनेंगे। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को लगातार हम संगीत के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न और प्रयास निरंतर कर रहा हूं। ये संविधान जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, ये मेरी मंशा है। जो हमारे समाज के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या जो पढ़े लिखे हैं वो भी संविधान की कठिन भाषा को नहीं जान पाते हैं, तो वो लोग भी संविधान के बारे में जानें कि संविधान इस देश का क्या कहता है, जिसके बारे में हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको आप लोग सुन रहे हैं लगातार। इस संविधान हमारे द्वारा इस 7वां भाग आप लोग सुन रहे हैं। आगे भी जैसे आप लोगों के कमेंट आएंगे, विचार आएंगे, हम लगातार सारे संविधान के अनुच्छेद आपके बीच में लेकर के आऊँगा। संघ और राज्यों के बीच में संबंध, संघ यानी हमारे देश का संघ भारत, और राज्य हमारे देश के जो हैं, उनके बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, इसके बारे में हमारे देश के संविधान में क्या लिखा हुआ है, जिसको आप लोग सुन रहे हैं संविधान के भाग नंबर 7 में। आइए गौर करिए। आज इस रिकॉर्डिंग में उपस्थित हमारे आदरणीय संतोष भार्गव भैया कि संसद पूरे भारत में अब ऐसा कानून बना सकती, अब विधानसभा केवल राज्य में ऐसा केवल कर सकती। अनुच्छेद 245 संविधान का क्या कहता है? कानून बनाने की शक्ति केंद्र राज्य की है अलग, अब विषय उनके निर्धारित हैं ताकि ना हो कोई शक। संसद पूरे भारत में ऐसा कानून बना सकती है जिसको विधानसभा केवल राज्य में, विधानसभा राज्य का कानून बना सकती है, और संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। इस देश के पार्लियामेंट में इतनी बड़ी शक्ति इस देश के संविधान ने दिया है कि वो कोई भी कानून पारित कर सकती है, पूरे देश में चला जाएगा, पूरे देश में लागू होगा, पूरे देश के लोगों को उसको फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये ताकत इस देश का संविधान पार्लियामेंट को, माने संसद को देता है, जबकि ये ताकत विधानसभा को इस देश का जो है संसद वो नहीं देता है, असेंबली को इसकी ताकत नहीं देता है। कानून बनाने की शक्ति केंद्र राज्य की है अलग, विषय उनके निर्धारित हैं ताकि हो कोई शक। तो कानून बनाएगा केंद्र सरकार और वो पूरे देश में जाएगा। 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 इस देश के संविधान का क्या कहता है? संघ सूची में लिखे हैं संसद के अधिकार, जैसे रक्षा, रेल, विदेश सेवा, दूर संचार। ये संसद के अधिकार जो हैं राज्य सूची में वर्णित हैं। विधानसभा के अधिकार जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, वन, विद्युत, कारागार। तो जैसे कोई आपसे पूछता है कि संसद के अधिकार क्या हैं या संसद के तहत कौन कौन विभाग हैं, तो जैसे रक्षा विभाग है, रेल विभाग है, विदेश विभाग है, सेना विभाग है, दूर संचार विभाग है, ये सब संसद के अधीन है, यानी केंद्र के अधीन है। और राज्य के अधीन पुलिस है, स्वास्थ्य है, कृषि है, वन है, विद्युत है, कारागार है, ये सारा राज्य सरकार के अधीन है। इस तरीके से जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन चीज़ किसके अधिकार क्षेत्र में आती है। हमें पता ही नहीं है कौन क्या है और कौन क्या हमें बता रहा है। 246 7वीं अनुसूची क्या कहती है? इस देश के संविधान की कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर दोनों का अधिकार इनमें है: शिक्षा, सजा, न्याय, वन्य व्यापार। तो जैसा अभी बताया कि दोनों के अलग अलग अधिकार हैं, दोनों के अलग अलग विभाग हैं, लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जिन पर दोनों का अधिकार है, वो हैं शिक्षा, रक्षा और न्याय, वन और व्यापार। अनुच्छेद 247, 248, 249, 250, 254 इस देश के संविधान का क्या कहता है
कि फिर भी संसद है बड़ी, श्रेष्ठ है अधिकार। मतलब राज्य सरकार को तमाम अधिकार दिए गए हैं जो संसद के पास हैं, वो भी राज्य की सरकार को हैं, लेकिन फिर भी संसद है बड़ी, श्रेष्ठ है अधिकार। और देश के हित कानून बने, करे विदेशी करार। फिर भी संसद है बड़ी, श्रेष्ठ है अधिकार। देश के हित कानून बने, करे विदेशी करार। संसद के कानून जो हैं वो बड़े हैं, देश के हित में कानून बने, ऐसा विचार करना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 256 कहता है, कानूनों का अनुपालन निश्चित करे राज्य सरकार, वरना निर्देशित भी कर सकती है भारत सरकार। राज्य सरकार को जो कानून बनाए गए हैं उनमें अगर कोई कानून का अनुपालन नहीं करता है, माने पालन नहीं करता है, उसको भंग करता है, तो उसके लिए भारत की सरकार जो केंद्र सरकार है वो उसको तलब कर सकती है राज्य सरकार को। उससे सवाल जवाब मांगा जा सकता है कि भाई ये कानून बना है, इसका आप क्यों अनुपालन नहीं कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 257 क्या कहता है? केंद्र राज्य सरकारों को दे सकता आदेश, देश हित के कामों में मुश्किल आती पेश। केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकता है अगर कोई काम करने में समस्या आ रही है, तो कोई समस्या है जिसको निपटाने के लिए राज्य सरकार की मदद ले सकती है केंद्र की सरकार। 262 इस देश का संविधान का अनुच्छेद कहता है, दो राज्यों में विवाद हो या नदी जल का बंटवारा, केंद्र कानून बनाकर कर सकता है निपटारा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पुराने समय में, राजाओं के समय में तमाम तरीके के विवाद हुआ करते थे। उसी समय संविधान देश का कहता है कि दो राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है या किसी नदी के पानी के बंटवारे का विवाद हो, जिस पर केंद्र सरकार कानून बना करके उसका निपटारा कर सकती है, इसका अधिकार, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 262 में है। इस तरह से राज्यों के झगड़ों को सब मिलजुल के सुलझाएं, जांच एवं सुझाव है तो परिषद एक बनाएं। राज्य में जो झगड़े हो रहे हैं सब लोग मिलजुल कर निपटा लें, और अगर उससे नहीं निपट पा रहे हैं तो जांच कमेटी सुझाव बिठाकर और परिषद गठित करके उसकी न्यायिक जांच होगी। ये संविधान के अनुच्छेद 263 में वर्णित है, लिखा हुआ है। इस तरह अपने भाग 6 में संविधान के अनुच्छेद 263 को सुना। 266 अनुच्छेद को वित्त संपत्ति संविदाएं और विवाद, इसको आप लोग भाग नंबर 8 में संविधान के सुनेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। इस संविधान की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपने विचार दीजिए, अग्रिम भाग की प्रतीक्षा करें। आप सभी को सादर धन्यवाद, आभार। आदरणीय श्रोतागण बंधुओं, एक बार पुनः आपकी सेवा में आनंदराज हरदोई चैनल के माध्यम से भारतीय संविधान कथा भाग नंबर 8 लेकर के चल रहा हूं। ये भारत का जो संविधान है, जो सबको, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को अधिकार देता है, मूल अधिकार देता है। वो अधिकार हमारे आपके क्या हैं, जिसके बारे में बहुत ही सरल और सीधी भाषा में लगातार हम आपको संविधान के भाग 7 सुना चुका हूं। आज आप लोगों की सेवा में भारतीय संविधान कथा भाग नंबर 8 सुनाने के लिए जा रहा हूं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं, बच्चे, नौजवान, तैयारी करने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चे, इन सब के लिए संविधान गायन सरल भाषा में पहुंच करके प्रिय होगा। आइए, इस संविधान रूपी धरोहर महापुरुष दे गए हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका संविधान निर्माता कहा जाता है।
और संविधान रूपी धरोहर दे के गए और उम्मीद दे के गए कि संविधान तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम संविधान की रक्षा करना। आइए 4 लाइनें पहले भारत के संविधान के लिए, उसके बाद भारतीय संविधान कथा भाग नंबर 8 आप सुनिएगा। हो गवायो ना, हो गवायो ना, शेखर भैया, अरे गवायो ना, अरे गवायो ना, संविधान है धरोहर गवायो ना। ये किसी एक जाति एक बिरादरी के लिए हमारा संदेश नहीं, पूरे देश भारत के लोगों के लिए संदेश। अरे गवायो ना, हो गवायो ना, हाँ, अरे गवायो ना, हो गवायो ना, संविधान है धरोहर गवायो ना। मेरे भाइयों, ऐ मेरे देश भारत के लोगों, यही संविधान से मिली आजादी। यही संविधान से मिली आजादी। यहाँ आजादी गवायो ना। ए भैया, ये बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, पढ़ने की आजादी भारत का संविधान सबको देता है। यहाँ आजादी गवायो ना, संविधान है धरोहर गवायो ना। देश की माताओं, बहनों, बेटियों, ये भारत का संविधान तुम्हें भी अधिकार दे रहा है क्या? यही संविधान से नारी रक्षा। अपनी रक्षा गवायो ना, अरे अपनी रक्षा गवायो ना, संविधान है धरोहर गवायो ना। ढोलक पर आज साथ देख रहे हमारे छोटे भाई चंद्रशेखर, चिमटा पर संगत कर रहे हमारे शिष्य कुलदीप राज, और साथ में बैठे हुए हमारे शिष्य प्रदीप भारती। गवायो ना, गवायो ना, हो गवायो ना, संविधान है धरोहर लुटायो ना। गाया हो। और ये संविधान क्या देता? यही संविधान से धर्म आजादी। जिसका जो मन हो उस धर्म को मान सकता, उसके विचारों को मान सकता है। यही संविधान से धर्म आजादी। बेटा कुलदीप, धर्म आजादी, पूजा की आजादी। इसी संविधान में लिखा हुआ हर एक आदमी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है।
कोई कुरान पढ़ेगा, कोई गीता पढ़ेगा, कोई संविधान पढ़ेगा, कोई त्रिपिटक पढ़ेगा, कोई गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेगा। यही संविधान से पूजा आजादी, पूजा आजादी, उपासना आजादी, बोलन आजादी गवायो ना। आहा जियो जियो, बोलन आजादी गवायो ना, संविधान है धरोहर गवायो ना। और इसी संविधान से पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। अंग्रेजों के जमाने में, राजा रजवाड़ों के जमाने में सबको पढ़ने का अधिकार एक तरफ से कहा था। यही संविधान से शिक्षा मिली है। डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर बनकर अपने समाज का, अपने वंश का गौरव आगे बढ़ाओ। आनंद राज ऐसे शिक्षा मिली है। यह शिक्षा तुम गवायो ना। शेखर भैया, आहा, हर लोग पानी भैया ऐसो। यह शिक्षा तुम गवायो ना, संविधान है धरोहर गवायो ना। कैसा भारत का संविधान। ये संविधान की जानकारी सारे लोगों तक पहुंचे, देश भारत के लोग जाने कि ये देश कैसे चल रहा है। तो आइए, भारतीय संविधान कथा भाग नंबर 8, अनुच्छेद 266 क्या कहता है। वित्त, संपत्ति एवं संविदाएं, वाद और विवाद। ये अनुच्छेद 266 जो संविधान का है, वो टैक्स के बारे में बताता है कि टैक्स क्या है। टैक्स द्वारा जो पैसा आए और संचित धन कहलाएगा, और भांति भांति के खर्चों में ये धन तो काम में आएगा। संविधान का अनुच्छेद 266, 267 क्या कहता। कुछ खर्चे करने पड़ते हैं एकदम और एक कई बार, जिसकी खातिर कंटीजेंसी फंड रखती सरकार। टैक्स द्वारा जो पैसा है संचित धन कहलाएगा। इसको सरल भाषा में कैसे बताऊं कि टैक्स क्या है। तो जैसे तुमने एक अंगूछा लिया तो तुमने सरकार को पैसा दिया, तुमने एक मोबाइल लिया, सरकार को तुमने पैसा दिया, उसी पैसा को सरकार टैक्स कहती है, और उसी पैसे को सरकार बचा बचा के राजकोष में जमा करती है। समय समय पर वही पैसा देश के काम में आता है। सड़क बनाओ, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, तो वही पैसा धन। 267 संविधान का अनुच्छेद कहता है कि कुछ खर्चा एकदम और कई बार करना पड़ता है, जिसके लिए सरकार अपने पास कंटीजेंसी फंड रखती है, जिसको अचानक अकस्मात रूप से सरकार खर्चा करती है। यह है संविधान का 267 अनुच्छेद।
268, 269 संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है, गौर करिए। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ले जनता से कर, फिर नियम के अनुसार इसे आपस में बांटें बराबर, केंद्र को राज्य सरकारों को देना होगा अनुदान, जनजाति वाले क्षेत्रों का विशेष रखना होगा ध्यान, मेरी बातें मानो संविधान जानो, अब ना घबराऊंगा खुल के बताऊंगा, संविधान है सार यही जीवन का आधार, संविधान का अनुच्छेद 268, 269, 270 कहता है केंद्र और राज्य की सरकारें दोनों ले जनता से कर, राज्य सरकार कर लेगी और केंद्र सरकार अलग कर लेगी, और फिर नियम के अनुसार दोनों सरकारें आपस में इसका बंटवारा करें। 275 अनुच्छेद कहता है कि केंद्र को राज्य सरकारों को देना होगा अनुदान, जो केंद्र की सरकार है, जो दिल्ली की सरकार है, वो राज्य की सरकारों को अनुदान समय समय पर देगी, और जो जनजाति वाले क्षेत्र हैं उनका विकास का ध्यान रखना होगा। अब जो हमारे एसटी के भाई हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके लिए 275 अनुच्छेद ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान दें। अनुच्छेद 280 और 281 क्या कहता है, वित्त आयोग सुझाव देता है धन के वितरण पर, ताकि राज्यों को मिल सके उन्नति के बराबर अवसर। वित्त आयोग, तो वित्त का मतलब आप समझते हैं, वित्त का मतलब ही होता है धन, आयोग का मतलब कमीशन। तो जो वित्त आयोग भारत में है, जिसको धन कहाँ गया, कौन ले गया, और सारे राज्य जितने भी हमारे भारत देश में राज्य हैं, वो सारे राज्य, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, दिल्ली है, ये जो भी राज्य हमारे देश में हैं, सारे राज्यों को वो टैक्स का जो धन है वो बराबर मिले और सबकी उन्नति सब राज्यों के लोगों की हो, ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 280, 281 कहता है। अब अनुच्छेद 285 और 289 अनुच्छेद क्या कहता है, केंद्र की संपत्ति पर राज्य नहीं लगाए कर, केंद्र भी इस संबंध में करे राज्य का आदर। केंद्र की संपत्ति पर राज्य कोई टैक्स नहीं लगा सकता है। तो ये हो सकता है परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि केंद्र की संपत्ति पर कौन कर नहीं लगा सकता है। तो अगर आपने भारत का संविधान पढ़ा है या हमारा संविधान सुना है तो आप जवाब लिख देंगे कि केंद्र की संपत्ति पर राज्य कर नहीं लगा सकता है। तो इस तरह आपके लिए ये बड़ा उपयोगी है भारत का संविधान, और सबके लिए, सभी जाति वर्ग सभी धर्मों के लोगों के लिए। 297 अनुच्छेद 298 अनुच्छेद क्या कहता है, केंद्र और राज्य व्यापार और कारोबार करें। केंद्र राज्य कर सकते हैं
व्यापार और कारोबार भाई, और समुद्री खनिजों पर होगा केंद्र का अधिकार भाई। केंद्र राज्य कर सकते हैं व्यापार कारोबार भाई, समुद्री खनिजों पर होगा केंद्र का अधिकार भाई। सुना रहा हूं संविधान क्या कह रहा है भारत के लोगों, और विशेषकर हमारे जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, इनके लिए भारत के संविधान में क्या अधिकार हैं। केंद्र राज्य कर सकते हैं व्यापार और कारोबार भाई, समुद्री खनिजों पर होगा केंद्र का अधिकार भाई। समुद्री खनिज का मतलब क्या है, जो समुद्र से चीजें मिलती हैं उन पर अधिकार केंद्र की सरकार का होगा, न कि राज्य की सरकार का, वहां कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अनुच्छेद 299 भारत के संविधान का क्या कहता है कि राष्ट्रपति की ओर से साइन होंगे करार, पर चूक हुई तो नहीं होंगे देखो जिम्मेदार। कोई व्यक्ति कर सकता संपत्ति को संचित, कानून बिना उसको नहीं कर सकते हैं वंचित। अनुच्छेद 299 कहता है कि राष्ट्रपति की ओर से साइन होंगे सब करार, पर चूक हुई तो नहीं होंगे वे जिम्मेदार। अनुच्छेद 300 कहता है कोई व्यक्ति कर सकता है संपत्ति को संचित, कानून बिना उसको नहीं कर सकते वंचित। कोई भी भारत का व्यक्ति संपत्ति को संचित माने इकट्ठा कर सकता है, और कोई भी जब तक उस पर फेरा फेरी न पाई जाए, कानून के बिना उसको कोई संपत्ति रखने से अलग नहीं कर सकता है, माने वंचित नहीं कर सकता है। ये संविधान का अनुच्छेद 300 कहता है। आइए गौर करिए, संविधान का भाग 13 खंड भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये क्या कहता है। 300 अनुच्छेद भारत का अनुच्छेद संविधान का 301 और 302। कोई कहीं भी कर सकता है वाणिज्य या व्यापार, सुनो वाणिज्य या व्यापार सुनो। कोई कहीं भी कर सकता है वाणिज्य व्यापार सुनो, जिसे जनहित में नियमित करती देखो सरकार सुनो है, करती है सरकार सुनो। 301 अनुच्छेद 302 अनुच्छेद कहता है कि कोई भी देश में कहीं भी जाकर के व्यापार कर सकता है, और जिसको जनता की सहूलियत के लिए सरकार अपने नियंत्रण में रखती है, कंट्रोल में रखती है। ये भारत का संविधान का अनुच्छेद 301 302 कहता है। अनुच्छेद 303 क्या कहता है
केंद्र फंड के वितरण में ना करेगा पक्षपात सुनो, साधन विहीन राज्यों का फिर दो ना होगा साथ सुनो। ये भारत का संविधान का अनुच्छेद 303 कहता है। संविधान का भाग खंड 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी देश और राज्यों के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन कौन कौन सी सेवाओं का मतलब नौकरी से है, कौन कौन सी नौकरियां वहां से आती है, उसके बारे में ये संविधान का अनुच्छेद 309 कहता है। क्या? कि सरकारी काम काज हेतु और नियुक्त होते हैं अधिकारी। सरकारी काम कैसे चलेगा, सरकारी विभाग कैसे चलेंगे, इसके लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ये भारत का संविधान का अनुच्छेद 309 कहता है। सरकारी काम काज हेतु और नियुक्त होते अधिकारी, हर कार्य सुचारू रूप से हो लेते हैं ये जिम्मेदारी। सरकारी काम काज हेतु नियुक्त होते अधिकारी, कार्य सुचारू रूप से हो लेते हैं ये जिम्मेवारी। इसलिए ये अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं ताकि सरकार का काम सुचारू माने ठीक ढंग से चले। 310 अनुच्छेद 311 अनुच्छेद क्या कहता है? कि कोई अधिकारी कर्मठ है, काम है उसका देखो अच्छा, और संविधान उसको देता है काफी देखो सुरक्षा। कोई बड़ा अधिकारी है, काम में बहुत अच्छा है, ईमानदार है, तो संविधान का अनुच्छेद 310 311 कहता है कि उस अधिकारी को विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रदान किया जाए। ये भारत का संविधान में वर्णित है, लिखा हुआ है। ये भारतीय संविधान कथा भाग नंबर 8 आप लोग सुन रहे हैं। इसको आप सुनिए, जानिए और शेयर के माध्यम से दूसरों लोगों तक भेजिए, ताकि हमारा जो अभी बहुत बड़ा हमारा समाज है, जो अशिक्षित समाज हमारा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो समाज भी हमारा संविधान के बारे में जाने कि भारत का संविधान क्या कहता है, संविधान में क्या लिखा हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है। नियुक्तिकर्ता किसी को पद से हटा सकता है, विधिवत जांच करा के सजा सुनावो सकता है। संविधान का अनुच्छेद 311 कह रहा है कि जिस अधिकारी की जिसके द्वारा नियुक्त माने जिसने उसे बिठाया है, वही उसको जांच करने के बाद विधिवत, विधि का मतलब होता है कानून, कानून सम्मत तरीके से जांच करके, ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर कोई अधिकारी गुस्सा हो गया, उसने उठाया और कहा तुम जाओ अब तुम्हारे किल से छुट्टी, नहीं, कह रहा विधिवत जांच करा के सजा सुना वो सकता है। अनुच्छेद 11 फिर क्या कहता है? किसी कार्यवाही से पहले व्यक्ति को सुनना होगा। अब ये फिर आ गया मौलिक अधिकार, अब व्यक्ति की आज़ादी इसमें संविधान में जो दिया हुआ है कि भले ही उसने अपराध किया है, अधिकारी है, आप उसे हटा दीजिए, लेकिन उसकी बात को आपको सुनना पड़ेगा, फिर आपको उसका दोष बताना होगा और उसके बाद में तब अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अनुच्छेद 311 खंड 2 का क्या कहता है?
यदि गंभीर अपराध करे दोषी सिद्ध हो अधिकारी, पद से हटाया जा सके उसको बिना इंक्वायरी। किसी ने बहुत बड़ा अगर अपराध किया है और वो अधिकारी का अपराध बहुत बड़ा है तो उसको तुरंत बिना जांच के, इंक्वायरी का मतलब बिना जांच के भी उस अधिकारी को हटाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है तो लोग कहते हैं अरे उनकी तो जांच भी नहीं, उनको हटा दिया गया। तो ये भारत का संविधान 311 का खंड 2 और उसका खंड का कहता है कि यदि गंभीर कोई अपराध है तो वो अधिकारी को बिना जांच के भी हटाया जा सकता है। ये भारत के संविधान में प्रावधान है, व्यवस्था है। 311 खंड 2 खा और गा क्या कहता है? कभी कभी सुरक्षा हित में जांच नहीं हो सकती है, बिना जांच अधिकारी की सेवा मुक्त हो सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से कि सुरक्षा जो है विभाग की बाधित न हो, इसके लिए संविधान में ये व्यवस्था की गई, प्रावधान किया गया कि बिना जांच के भी गंभीर अपराध वाले व्यक्ति को सेवा मुक्त यानी नौकरी से हटाया जा सकता है। ये भी भारत के संविधान में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 315 क्या कहता है? केंद्र में भर्ती हेतु है संघ लोक सेवा आयोग, आवेदन कर सकते हैं सेवा के इच्छुक सब लोग। केंद्र की नौकरियों में जगह पाने के लिए अनुच्छेद 315 कहता है कि जो भी व्यक्ति उसमें जाने के लिए केंद्र की सेवा नौकरी पाने के लिए जो संघ लोक सेवा आयोग हमारे देश में बना हुआ है, जिसको आप गूगल के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग कहता है कि जो लोग इच्छुक हैं वो लोग वहाँ जा सकते हैं। अनुच्छेद 315, 320 क्या कहता है? ये जो आयोग है ये भर्ती के लिए परीक्षा करवाएगा कि आयोग करेगा संचालित नियुक्ति हेतु परीक्षा जो भाई, और उच्च सेवाओं में चाहिए स्नातक की शिक्षा भाई। केंद्र की नौकरी करने के लिए स्नातक माने बीए की शिक्षा होनी चाहिए उच्च सेवा में जाने के लिए। और 315 अनुच्छेद क्या कहता है? राज्यों में भर्ती हेतु राज्य लोक सेवा आयोग, छोटे राज्य चाहें तो बनेगा संयुक्त आयोग। राज्य में भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग, जिसकी तमाम पढ़ने वाले बच्चे इलाहाबाद, दिल्ली में तैयारी करने जाते हैं। तो ये लोग जानते हैं, आप लोग, ये सभी भारत के संविधान में लिखा हुआ है। अब संविधान का अनुच्छेद 316 क्या कहता है? कि आयोग में होंगे सदस्य सुनो, होगा एक अध्यक्ष सुनो, रहे हो सरकारी पद पर छवि भी होगी उनकी निष्पक्ष सुनो। अब जब वहाँ आप आयोग में जाएंगे परीक्षा दे करके, तो वहाँ आयोग में सदस्य होंगे और उस सदस्यों में एक उन सदस्यों का अध्यक्ष होगा। और वो होगा कौन? जो सरकारी पद पर रहा हो और जिसकी छवि माने जिसका कार्यकाल साफ सुथरा रहा हो, किसी प्रकार का उसके कार्यकाल के दौरान उसका कोई रिकॉर्ड खराब न रहा हो, ऐसा जो अधिकारी है उसको आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। अनुच्छेद 316
आयोग भर्ती संबंधी अपनी सलाह भी देगा सुनो, और राष्ट्रपति को हर साल सब कार्यों का ब्यौरा देगा सुनो। आयोग जब भर्ती कराएगा तो अपनी सलाह देगा, और जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं उनको हर साल लिखत पढ़त के द्वारा ब्यौरा प्राप्त कराएगा कि ये हमने इतनी भर्तियां की हैं और ये हमने संघ लोक सेवा आयोग के तहत और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के तहत हमने ये भर्तियां की हैं। तो इस तरीके से ये भारत के संविधान में कैसे आपको नियुक्तियां मिलती हैं, केंद्र में नौकरी मिलती है, राज्य में नौकरी मिलती है, जिसके बारे में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब संविधान का खंड 14 अनुच्छेद नंबर 323 क्या कहता है? केंद्र राज्य स्तर पर होंगे प्रशासनिक अधिकरण, भर्ती सेवा के झगड़ों का किया करेंगे निराकरण। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा कि तमाम भर्ती हुई, कहीं पेपर लीक हो गया, ये तमाम चीज़ें मीडिया के द्वारा अखबार के द्वारा जानकारी मिली। तो इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 323 है, वो कहता है केंद्र और राज्य स्तर पर होंगे प्रशासनिक अधिकरण, भर्ती सेवा के झगड़ों का अगर उसमें कोई समस्या आई, पेपर लीक हो गया या कोई पकड़ा गया, नकल माफिया धरा गया, तो उसमें संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी कि उसका निराकरण किया जाए कि इस भर्ती को फिर से कैसे संपन्न कराया जाए। 323 का खंड खा क्या कहता है? कुछ अधिकरण करेंगे अन्य विवादों का निपटारा, टैक्स श्रम विवाद या खाद्य वस्तुओं का बंटवारा। कुछ अधिकारी 323 का खंड खा कहता है जो टैक्स संबंधी या श्रम संबंधी झगड़े हैं, विवाद हैं, या खाद्य वस्तु खाने पीने वाली वस्तुओं का जो झगड़ा है उसको भी वो अधिकारी निपटाएंगे, ऐसा 323 अनुच्छेद कहता है। तो इस तरह से 323 अनुच्छेद तक आपने इस भाग 8 को सुना। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस संविधान की जानकारी प्राप्त करके अपने बच्चों को पढ़ाकर लिखाकर आगे बढ़ाएं, संविधान की जानकारी दिलाएं, ताकि वो समय समय पर जब उनके जीवन में वक्त बेवक्त आवश्यकता पड़े, ज़रूरत पड़े, तो अपने संविधान में दिए हुए अधिकारों का पालन करके, उनका अधिकारों का प्रयोग करके वो अपने आप को कमज़ोर, असहाय, नीच दलित न महसूस करें, कमज़ोर न महसूस करें। इसके लिए संविधान पढ़ो, पढ़ाओ, जागो और जगाओ की मुहिम में शामिल होइए और इस भारतीय संविधान के अब भाग नंबर 8 को इसको सुनिए, लोगों को सुनाइए, ताकि लोग संविधान के प्रति जागरूक हों, जागरूक बने। और देश संविधान से चलता है, इसलिए संविधान के बारे में जानकारी होना बड़ा अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आनंदराज हरदोई का निरंतर ये प्रयास चल रहा है कि आप लोग इस हमारी मुहिम में शामिल होइए। पुनः एक बार आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और दूसरे लोगों को शेयर के माध्यम से पहुंचाने का काम करिए। सभी को साधुवाद, धन्यवाद, हृदय से आभार। जय भारत, जय संविधान।